चैप्टर 13 हार्ट रिफाइनिंग इन द ड्रीम फ्लावर पवेलियन। मोरोसा ने उड़ते हुए कहा, जो अभी प्लेस विजिट की थी ना, वो एक काफ़ी सस्ता इटरी था। अब हम हैंग सिटी के एक टॉप एंटरटेनमेंट वेन्यू जा रहे हैं। टॉप एंटरटेनमेंट वेन्यू? कहाँ जा रहे हो? लुओ फैंग ने क्यूरियस होते हुए पूछा। ड्रीम फ्लावर पवेलियन, मोरोसा ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ जवाब दिया। लुओ फैंग ने कहा, प्रैक्टिशनर्स अलग अलग रेसेस के होते हैं और यूजुअली अपने असली फॉर्म्स को छुपाकर एक जैसा लगते हैं, लेकिन असल में वो अलग स्पीशीज से होते हैं और कुछ तो जेंडर्स भी नहीं रखते। उनकी प्रेफरेंसेस भी काफ़ी अलग होती हैं। ऐसे में ये ड्रीम फ्लावर पवेलियन कैसे सबको अट्रैक्ट करता होगा? मास्टर, बस एक बार अंदर चल के देख लीजिए, सब समझ आ जाएगा, मोरोसा ने मुस्कुराते हुए कहा। ड्रीम फ्लावर पवेलियन का पहला नज़ारा। बातें करते हुए एक मजेस्टिक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सामने दिखाई दिया। ये बिल्डिंग्स एक बड़ी स्पेस में फैले हुए थे और उन्हें फॉर्मेशन से कवर किया गया था। दूर से ही अटेंडेंट्स उड़ते हुए दिख रहे थे और कहीं दूर लाफ्टर, म्यूजिक और रॉ की आवाज़ आ रही थी। वो सामने ड्रीम फ्लावर पवेलियन है, मोरोसा ने साई करते हुए कहा। यहाँ सब कुछ ज़बरदस्त है, बस एक प्रॉब्लम है, बहुत महंगा है। एक ग्रीन रोब पहने हुए फिगर उड़कर उन्हें ग्रीट करने आया और काफ़ी रिस्पेक्टफुल बाव करते हुए बोला, आपका ड्रीम फ्लावर पवेलियन में स्वागत है, ऑनर्ड वन। हैंग सिटी में एटर्नल ट्रू गॉड्स सबसे पावरफुल बीइंग्स होते हैं, सिटी के स्काई जैसे। उनका यहाँ आना एक बड़ी बात थी। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। तुम अरेंजमेंट्स देख लो, लुओ फैंग ने कामली ऑर्डर दिया। जी, ऑनर्ड वन, ग्रीन रोब्ड अटेंडेंट ने एक अनचांटिंग स्माइल के साथ कहा। मैं आपके लिए सबसे प्रेस्टिजियस लैंगसिंग हॉल अरेंज करता हूँ। पवेलियन के अंदर का अनूठा एक्सपीरियंस। अटेंडेंट आगे उड़कर उन्हें लीड कर रहा था और लुओ फंग और मोरोसा उसके पीछे फॉलो कर रहे थे। पवेलियन का पूरा फॉर्मेशन एक मज़े की तरह लग रहा था, जैसे ये कोई अलग ही वर्ल्ड हो। मोरोसा ने अमेज होते हुए कहा, मैं यहाँ कई बार आया हूँ, लेकिन पवेलियन के इतने अंदर पहली बार आ रहा हूँ। लगता है ये सिर्फ स्पेशल गेस्ट्स के लिए रिजर्व्ड है। लुओ फैंग ने अचानक अपनी आईब्रोज स्लाइटली फ्राउन की, जैसे कुछ अनयूजुअल महसूस कर रहा हो। परफेक्ट डिवाइन बॉडी होने की वजह से उसकी सेंसिंग रेंज काफ़ी ब्रॉड थी और अभी वो हॉल के अंदर कुछ ऐसा फील कर रहा था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। डेथ बैटल्स इन द हॉल। हॉल काफ़ी बड़ा था और अंदर अलग अलग रेसेस के गेस्ट्स खाना खा रहे थे, ड्रिंकिंग और लाफिंग कर रहे थे। लेकिन सेंटर में एक टेरिफाइंग सीन था, एक डेडली बैटल। दो ट्रू गॉड्स अपनी जान लगाकर एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। सेंटर में ब्लडशेड हो रहा था। 10 से ज़्यादा ट्रू गॉड्स की लाशें वहां पड़ी थीं और डेथ के बाद वो अपने ओरिजिनल फॉर्म्स में आ गए थे। मार डालो, मार डालो, अगर तुम हारे तो तुम्हारी पूरी फैमिली को मेरे सामने सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एक ग्रीन रोब वाले गेस्ट ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। कॉन्क्वेशन, इस 10 एब्सोल्यूट्स बैटल में सिर्फ तुम्हारा एक गार्ड बचा है, जबकि मेरे पास अभी 3 गार्ड्स हैं जो लड़ने नहीं गए, एक 8 आर्म्ड गेस्ट ने लेजर से अपना वाइन कप उठाते हुए कहा। लगता है इस बार बेट मैं जीतने वाला हूँ। हम्फ, बात अभी खत्म नहीं हुई है। मेरा गार्ड का टैलेंट एक्सेप्शनल है, वो तुम्हारे सारे गार्ड्स को एक एक करके खत्म कर देगा, ग्रीन रोब्ड गेस्ट ने गुस्से में जवाब दिया। सच में, 8 आर्म्ड गेस्ट ने कामली कहा और वाइन का एक सीप लिया। बाकी गेस्ट्स भी काफ़ी एक्साइटेड लग रहे थे। कॉन्क्वेशन, मैंने तुम्हारे साइड पर बेट लगाई थी, लेकिन तुम्हारे सर्वेंट्स तो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बस एक ही बचा है, एक गेस्ट ने ताना मारा। मेरा सर्वेंट ज़रूर जीतेगा, वो जीतेगा ही, ग्रीन रोब्ड गेस्ट ने ट्विस्टेड डिटर्मिनेशन के साथ जवाब दिया। सेंटर में दोनों ट्रू गॉड्स और ज़्यादा फ्रेंजी में लड़ रहे थे, जैसे उनके पास कोई और ऑप्शन ही ना हो। इस लड़ाई का नियम ये था कि दोनों पक्षों के 10-10 सर्वेंट्स भेजे जाते हैं और तब तक लड़ाई चलती रहती है जब तक एक पक्ष पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। क्रूर गैम्बल। ये गैम्बल कितना ही क्रूर क्यों न हो, लेकिन प्रतिभागियों के पास कोई विकल्प नहीं होता था। एक गंजा ट्रू गॉड, जो स्पष्ट रूप से नुकसान में था और बस किसी तरह से लड़ाई को झेल रहा था, सोच रहा था, मैं अपनी जनजाति को छोड़कर हैंग सिटी में अवसरों के लिए आया था। मुझे इनहेरिटेंस के जरिए ताकत मिली है, लेकिन लगता है कि आज मैं यहीं मरने वाला हूँ। पता नहीं मेरी बहन जनजाति में कैसी होगी। मार डालो, ग्रीन रोब्ड गेस्ट चिल्ला रहा था, अगले 3 को खत्म कर दो, मैं तुम्हें जबरदस्त इनाम दूंगा। रेडिक्यूलस, 8 आर्म्ड गेस्ट आत्मविश्वास से बोला, जैसे वह जीत के लिए पूरा यकीन रखता हो। लुओ फंग की नज़र पड़ती है। इसी वक्त लुओ फंग, मोरोसा और ग्रीन क्लैड अटेंडेंट वहां से उड़ते हुए गुजर रहे थे। लुओ फंग की नज़र एक पल के लिए उस हॉल पर पड़ी। हैंग सिटी के कानून के मुताबिक हत्या पूरी तरह से निषिद्ध थी, लेकिन अगर दोनों पक्ष एक लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो वॉलंटरी कॉम्बैट की अनुमति होती थी और शहर हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन लुओ फंग को एक पल में समझ आ गया कि यहाँ जो ट्रू गॉड्स लड़ रहे हैं, उन्हें मजबूरी में स्वेच्छा से लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। लुओ फंग्स इंटरवेंशन। बस लुओ फंग ने बस एक नज़र डाली और एक अदृश्य आरा पूरे हॉल में फैल गया।
जो गेस्ट शर्त लगाकर खुशी मना रहे थे, उन्होंने एक डरावनी उपस्थिति महसूस की। हॉल के केंद्र में लड़ रहे दोनों ट्रू गॉड्स भी एकदम थम गए। उनका मस्तिष्क खाली हो गया। ये प्रमुख गेस्ट्स, जो ज़्यादातर वॉइड ट्रू गॉड्स थे, एक भी आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ग्रीन क्लैड अटेंडेंट, जो लुओ फंग के साथ उड़ रहा था, एकदम चौंक कर रुक गया। मैं आज अच्छे मूड में था, लुओ फंग ने कहा, अपनी भौहों में हल्की सी किलिंग इंटेंट के साथ, लेकिन ये सब देखकर मेरा मूड खराब हो गया और मेरी आंखें गंदगी देखने को मजबूर हो गईं। अटेंडेंट ने डर के मारे ट्रेम्बलिंग वॉइस में बोला, ये ड्रीम फ्लावर पवेलियन की तरफ से ओवरसाइट था। हम लाइफ एंड डेथ गैम्बलिंग बैटल्स अलाउ नहीं करते। ये हमारी गलती है कि आपको अपसेट कर दिया। आज रात की सारी एक्सपेंसेस हम कवर करेंगे। टेक मी टू लैंगसिंग हॉल, लुओ फंग ने कामली कहा, लेकिन उसकी प्रेजेंस ने अब तक वहां सबको साइलेंट रख दिया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यस, ग्रीन क्लैड अटेंडेंट ने फिर से रास्ता दिखाते हुए लीड किया। मोरोसा ने दूर के हॉल की तरफ देखा, जहां लाइफ एंड डेथ गैम्बल चल रहा था, और स्नेह करते हुए बोला, एक ग्रुप ऑफ छोटे बच्चे। उसके बाद वह लुओ फंग के पीछे लैंगसिंग हॉल की तरफ चल दिया। लाइफ एंड डेथ हॉल की टेंशन, जहां डेडली बैटल चल रही थी, वहां काफी पैनिक मच गया था। सब लोग जल्दी यहां से निकल जाओ, वहां का इंचार्ज अटेंडेंट अर्जेंटली बोला। वो नया अटर्नल ट्रू गॉड लाइफ एंड डेथ बैटल से क्लियरली नफरत करता है। हरी, जल्दी करो, कॉन्क्वेशन ने अपने सर्वेंट्स और गेस्ट्स को ऑर्डर दिया। सब लोग अभी के अभी यहां से चलो। एट आर्म्ड गेस्ट, जो कॉन्फिडेंट और एरोगेंट लग रहा था, बोला, इस बार बच गए, लेकिन वह भी ज्यादा रुकने की हिम्मत नहीं कर सका और 3 गार्ड्स के साथ वहां से क्विकली निकल गया। बाकी गेस्ट्स भी एक के बाद एक भाग गए। जो 2 ट्रू गॉड्स अभी तक लड़ रहे थे, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। हमने तो सोचा था कि यह हमारी लास्ट फाइट होगी। उन्होंने अपने गिर गए कंपेनियंस के बॉडीज उठाए और जल्दी से वहां से चले गए। लैंगसिंग हॉल का चार्म, ड्रीम फ्लावर पवेलियन के सबसे कोर और ग्रैंड एरिया लैंगसिंग हॉल में मोरोसा एक साइड बैठा और बोला, ड्रीम फ्लावर पवेलियन हैंग सिटी के टॉप एंटरटेनमेंट वेन्यूज में एक है, लेकिन एटर्नल ट्रू गॉड यहाँ सिर्फ कभी कभी आते हैं। बाकी ज़्यादातर गेस्ट्स वॉइड ट्रू गॉड्स होते हैं जो यहाँ अपनी मर्जी से इंडल्ज करते हैं। अटेंडेंट्स उन्हें रोकने की भी हिम्मत नहीं करते, स्पेशली जब वो बड़े बड़े क्लैंस के प्रोमिनेंट मेंबर्स होते हैं। ग्रीन क्लैड अटेंडेंट बड़े ही रिस्पेक्टफुल तरीके से वाइन सर्व कर रहा था। लुओ फंग लेजरली बोला, दुनिया में फिल्थ तो हर जगह है। मैं हर चीज़ को कैसे क्लीन कर सकता हूँ? मैंने बस एक ऑर्डर रिलीज किया था एज अ वार्निंग। मोरोसा ने क्यूरियस होकर पूछा, अगर उन्होंने तुम्हारे वार्निंग को इग्नोर कर दिया होता और वहां रुक गए होते तो? लुओ फंग कामली बोला, फिर वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते, मेरी इंसल्ट कर रहे होते। उसका अंजाम होता कि वो लोग बिना किसी को ब्लेम किए मर जाते। मोरोसा ने इंस्टेंटली ऐड किया, मास्टर तो कितने काइंड हार्टेड हैं, जो उन्हें जीने का एक चांस दिया। ग्रीन क्लैड अटेंडेंट अंदर ही अंदर ट्रेम्बल कर रहा था। उसके माइंड में चल रहा था, वो गेस्ट्स तो हैंग सिटी के बड़े बड़े क्लैन से थे। यह अटर्नल ट्रू गॉड क्या सच में उन्हें मार सकता था, या बस ब्लफ कर रहा था? सूर्या का आना, तभी एक ब्लैक क्लैड वुमन अंदर आई। उसने एंट्री के बाद रिस्पेक्ट में हल्का सा बो किया। ग्रीन क्लैड अटेंडेंट ने इंट्रोड्यूस किया, ऑनर्ड वन, ये सूर्या हैं, हमारे पवेलियन मास्टर की पर्सनल डिसाइपल। मोरोसा ने ऐड किया, हैंग सिटी के एटर्नल ट्रू गॉड्स में इल्यूजन आर्ट्स के मामले में काफ़ी लोग एक्सपर्ट हैं, लेकिन जो ड्रीम फ्लावर पवेलियन के पवेलियन मास्टर हैं, उन्होंने अपने इल्यूजन आर्ट्स का यूज़ गेस्ट्स को एंटरटेन करने के लिए किया है। लुओ फंग ने कामली नोट किया, उसकी नज़र सूर्या पर रुक गई थी। लुओ फंग ने खुद भी 9 स्पेक्टर रेल्म का प्रैक्टिस किया था और अभी एटर्नल ट्रू गॉड लेवल में एंट्री की थी। इल्यूजन आर्ट्स अगर कॉम्बैट के बजाय एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किए जाएं, तो उनका इम्पैक्ट रिमार्केबल होता है। शुरू करो। लुओ फंग थोड़ा क्यूरियस था कि ड्रीम फ्लावर पवेलियन के इल्यूजन्स कैसे प्रैक्टिशनर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ब्लैक क्लैड वुमन एक कोने में अकेली बैठी और अपने हाथ से वेव करते हुए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स समन किए। जब डिवाइन पावर उन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्फ्यूज्ड हुई, तो एक मेस्मराइजिंग म्यूजिक स्टार्ट हुआ। इंस्ट्रूमेंट्स का कंबाइंड साउंड इतना पावरफुल था कि वह माइंड पर डायरेक्टली इफेक्ट करता था। स्मृतियाँ और भावनाओं का जादू। जब उपकरणों की धुन और इल्यूजन एक साथ मिले, तो लुओ फंग अपने पुराने स्मृतियों में खो गया। उसका मन उत्तेजित और भावुक होने लगा। उसने देखा, अर्थ के लोग गोल्डन हॉर्न बीस्ट के खिलाफ वीरता से लड़ रहे हैं। वाह, उपकरणों को एक माध्यम के रूप में उपयोग करके इल्यूजन को आधार बनाकर और भावनाओं को उत्तेजित करना। जुनून, उत्साह और जलती हुई संवेदनाएं। लुओ फंग सोच रहा था, अनगिनत वर्षों की कल्टिवेशन के बाद हमारे भावनाएं सामान्यतः शांत हो जाती हैं, बिल्कुल वास्ट अर्थ के जैसे। मुझे भावनात्मक रूप से उत्तेजित करना बहुत मुश्किल है। फिर भी उसने इच्छाशक्ति से संगीत और इल्यूजन का प्रभाव स्वीकार किया। पर लुओ फंग की इच्छाशक्ति इतनी ज़्यादा मजबूत थी, केओस लेवल के शिखर पर, कि ऐसे इल्यूजन उसके मन को प्रभावित नहीं कर सकते थे। ये बस उसके अर्थ के कुछ पुराने स्मृतियों को उत्तेजित कर रहे थे।
वो जुनूनी और जलते हुए वर्ष जो उसने अर्थ पर बिताए थे। 7 इमोशंस हार्ट रिफाइनिंग मेथड। लुओ फंग सोच रहा था, लिu युआन टेक्निक में काफ़ी अलग अलग मेथड्स हैं जो मन और इच्छाशक्ति को ट्रेन करते हैं, जिनमें 7 इमोशंस हार्ट रिफाइनिंग मेथड भी शामिल है। जब जुनूनी क्षणों की स्मृतियां आईं, तब उसने 7 इमोशंस हार्ट रिफाइनिंग मेथड याद किया। ये टेक्निक मन की संवेदनशीलता को बढ़ाती है, एक इंसान को आसानी से भावुक, खुश, गुस्से में या द्वेष से भरने के लिए। फिर इन भावनाओं को पोषण के रूप में उपयोग करके मन और इच्छाशक्ति को रिफाइन किया जाता है। लुओ फंग ने तुरंत इस मेथड का अभ्यास करना शुरू किया। अब तक जो संगीत और इल्यूजन का थोड़ा प्रभाव था, वह अब कई गुना बढ़ चुका था। बूम! लुओ फंग एक पल के लिए पुराने क्षणों में खो गया। Here is the English story converted into Hindi, with certain words left in English as per your request. त्याग और संघर्ष का फ्लैशबैक। लुओ फंग ने उस पल को देखा जब अर्थ के हीरोज गोल्डन हॉर्न बीस्ट के खिलाफ अपनी जान की कुर्बानी दे रहे थे। बैठो, अपनी आंखें बंद करो और याद रखो, रेजिस्ट मत करना, लुओ फंग ने कामली और लो वॉइस में कहा। अंडरस्टूड। मोहनडसन, प्रथम, त्रिपाठी सिंह, जीही और सोकोलोव अपने अपने पोजीशंस पर बैठे, हेक्साग्राम सीक्रेट टेक्निक के अनुसार। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ये वही पल था जब वो 6 हीरोज अपनी जान दे रहे थे, गोल्डन हॉर्न बीस्ट के खिलाफ लड़ते हुए। लुओ फंग के दिल में एक बर्निंग डिटर्मिनेशन भर गई थी, जिंदगी और मौत के पार सिर्फ एक ही गोल था, गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मार गिराना। 7 इमोशंस हार्ट रिफाइनिंग मेथड की सहायता से ये इंटेंस इमोशन इतना पावरफुल था कि लुओ फंग की आंखों में आंसू भर आए। इल्यूजन्स और संगीत का प्रभाव। ड्रीम फ्लावर पवेलियन के संगीत और इल्यूजन्स का मकसद था अपने गेस्ट्स को सर्व करना और उनके अंदर पॉजिटिव इमोशंस को जगाना। पैशनेट बर्निंग, लाव, अनवेवरिंग कमिटमेंट और लाइफ एंड डेथ ब्रदरहुड। एक लंबी ड्यूरेशन के बाद ब्लैक क्लैड म्यूजिशियन ने अपना परफॉर्मेंस रोका। उसने देखा कि यह अनफेमिलियर अटर्नल ट्रू गॉड का एक्सप्रेशन बाकी लोगों से कितना अलग था। यूजुअली अटर्नल ट्रू गॉड्स इतने इमर्स नहीं होते इल्यूजन्स में। लुओ फंग की आंखों में अनशेड टीयर्स चमक रहे थे। धीरे से उसने अपनी आंखें खोली। अच्छा, बहुत अच्छा, लुओ फंग ने सॉफ्ट टोन में कहा। एक्सीलेंट।